अगर मैं कहूं कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर 246 फर्जी फर्में खड़ी करके 2018 से 2024 के बीच सरकार को 5,000 से 8,000 करोड़ रुपए का चूना लगा देता है, तो आप मानेंगे? 28 जुलाई को राज्यसभा में पंकज चौधरी एक आंकड़ा रखकर सबको चौंका देते हैं। पिछले 3 साल में 54,635 केसेस ऐसे आए जिनमें 1,70,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला किया गया, टैक्स चोरी की गई। ये इतनी बड़ी रकम थी जिसने 2014 में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। ये लूट की गई इनवॉइस के जरिए, जीएसटी में फ्रॉड के जरिए, और पैसा गया सरकार के खजाने से, असर पड़ा जनता पर। इस खेल का नाम है आईटीसी और इसे अंजाम दिया देश भर में फैले हजारों फर्जी फर्मों के ऑपरेटर्स ने। कोलकाता से लेकर कांडला तक, कानपुर से लेकर मुंबई तक, हर तरफ कुछ फर्जी लोग सरकारी खजाना लूटते रहे। जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम में एक ऐसा लूप होल है जो फर्जी कागज पर दिखाए गए लेन देन को भी उतना ही सही और मान्य मान लेता है जितना किसी असली लेन देन को मानता है। कोई भी आम आदमी कागजों पर एक फर्जी फर्म खड़ी करता है, फर्जी बिल्स बनाता है, फर्जी एक्सपोर्ट दिखा देता है और बदले में सरकार से असली कैश रिफंड वसूल कर लेता है। लेकिन कैसे? क्या ये इतना आसान है? पूरी कहानी जानते हैं और बात करते हैं कि ये फेलियर टेक्नोलॉजी का है या सरकार का है। आखिर टैक्स चोर हमेशा सरकार से एक कदम आगे कैसे चलते हैं, जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 1 जुलाई 2017 की रात संसद में एक खास सेशन बुलाया गया और देश के पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म करके देश में एक देश एक टैक्स लगा दिया गया। यानी अब से अलग अलग तरह के टैक्सेस यानी एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी एक सिंगल टैक्स में आ गए और इसे कहा गया जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहीं पर आता है आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे समझना जरूरी है क्योंकि यही आगे चलकर पूरे फ्रॉड की जड़ बनता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है जब कोई बिजनेस अपने लिए सामान या सर्विसेज खरीदता है तो उसी वक्त उसको टैक्स दे देना पड़ता है। अब जब वही बिजनेस अपना प्रोडक्ट आगे बेचता है तो ग्राहक से भी टैक्स वसूलता है। सरकार का नियम है कि उसे दोनों बार का पूरा टैक्स अलग अलग जमा नहीं करना। सामान खरीदते समय जो टैक्स भरा था और सामान बेचते वक्त जो टैक्स ग्राहक से वसूला, उसका जो डिफरेंस है बस वो आखिरी में सरकार तक पहुंचाना होता है। यही सुविधा जीएसटी की सबसे बड़ी खूबी मानी जा रही थी क्योंकि इससे कैस्केडिंग यानी टैक्स पर टैक्स वाला बोझ खत्म हो जाता है। लेकिन यही जीएसटी की सुविधा फ्रॉड का जरिया बन चुकी है और ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ एक कागज के टुकड़े से, जिसे इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस यानी खरीद और बिक्री का आधिकारिक बिल, जो पूरे लेन देन का रिकॉर्ड और सबूत होता है, जिसमें लिखा होता है कि किसने क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेची, किसको बेची, कितनी मात्रा में बेची, उसकी कीमत कितनी है और उस पर प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से टैक्स चुकाया गया है या नहीं चुकाया गया है। टैक्स चोर सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल पर एक फर्म रजिस्टर करता है और कागज पर एक ऐसा बिजनेस वजूद में आ जाता है जिसका असल दुनिया से कोई मतलब नहीं, असल दुनिया में उसका कोई नामो निशान नहीं। अब दूसरा कदम आता है फर्जी बिल्स यानी इनवॉइसेस बनाने का। अब वो अपनी फर्म के नाम पर एक बिल तैयार करता है, उसके फर्जी इनवॉइसेस बनाता है। उसमें लिखा होता है कि इस फर्म ने इतने करोड़ का माल किसी दूसरी फर्म को बेच दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ पहली फर्म के पास था ही नहीं और ना उसने किसी को कुछ बेचा। दरअसल उसने कुछ बेचा तो था और जो बेचा था वो था फर्जी बिल। किसी असली और चलती फिरती कंपनी को उसने इनवॉइसेस अपने बेच दिए जिसमें करोड़ों का बिल लिखा हुआ था। फर्जी बिल पर जितनी राशि लिखी थी उसका कुछ परसेंट लेकर दूसरी फर्म खरीद भी लेती है। दूसरी फर्म असली कंपनी होती है, वो इन फर्जी बिल्स को खरीद लेती है खुशी खुशी, ये पता होते हुए भी कि इस फर्म के पास कोई ना तो फैक्ट्री है ना या सामान है। वो इसलिए खरीद लेती है ताकि सरकार को आगे दिखा सके कि हमने ये सामान खरीदा था और उस पर जीएसटी पहले ही भर दिया था और अब हम जब इस माल को आगे बेचेंगे तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इससे होता क्या है, दूसरी फर्म का अच्छा खासा टैक्स बच जाता है। और अब एक बात और सुनिए, कई मामलों में ये असली फर्म दूसरे नंबर की फर्म नहीं होती। यानी मैंने खरीदा, मैंने फर्जी कंपनी बनाई और किसी को बेच दी, नहीं, ये फर्जी बिल्स 50 फर्जी कंपनी तक घूमते रहते हैं और आखिर में किसी असली कंपनी को जाकर मिल जाते हैं। असली कंपनी इस बिल को अपने अकाउंट बुक में डालकर रजिस्टर कर देती है और सरकार को दिखा देती है कि हमने इस फर्म से ये माल खरीदा है और उस पर हमने टैक्स भी भर दिया है पहले ही। यही जीएसटी के नियम की वो कमजोर कड़ी काम करती है जिस पर पूरा फ्रॉड टिका हुआ है। इसे कहते हैं पेपर ट्रांजैक्शन या घोस्ट इनवॉइस फ्रॉड। इसी झूठे क्रेडिट को एक्सपोर्ट रिफंड के जरिए कैश में भी बदल लिया जाता है।
एक्सपोर्ट रिफंड क्या होता है? जीएसटी में एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है, यानी जब कोई कंपनी विदेश में अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है तो उसे अपने एक्सपोर्ट बिल पर जीएसटी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन उस प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार करने के दौरान उसने जो जीएसटी कच्चे माल या दूसरी सेवाओं पर दिया होता है वो सरकार से रिफंड भी ले सकती है। इसका मकसद है कि एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ न पड़े और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से बिजनेस कर सकें। अब इस फ्रॉड के ताज़ा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। सेंट्रल टैक्स फॉर्मेशंस केंद्र सरकार के जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर ये टीम होती है जो टैक्स की जांच, वसूली और कार्रवाई का काम करती है। 28 जुलाई को पंकज चौधरी ने कुल 54,635 फर्जी केसेस का जिक्र किया। उनकी टोटल वैल्यू करीब 1,69,927 करोड़ रुपए है। कैसे कैसे हुआ ये? साल 2023-24 में टोटल 9190 केसेस पकड़े गए जिनकी वैल्यू थी 36,373 करोड़ और इसमें 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साल 2024 में ये केसेस बढ़कर 15,283 हो गए और इनकी वैल्यू पहुंच गई 58,772 करोड़, 178 गिरफ्तारियां हुई। साल 2025-26 में ऐसे केसेस बढ़कर हो गई 30,162, इनकी वैल्यू हो गई 74,781 करोड़ और गिरफ्तारियां भी 358। अब जब गिरफ्तारियां हुई तो चोर चौकन्ने हुए, फिर उन्होंने नई तरकीब निकाली, फर्जी रजिस्ट्रेशन। अब पकड़ के दिखाओ कैसे पकड़ोगे। अब चोर को बस चाहिए किसी और का आधार कार्ड और पैन कार्ड, अक्सर ऐसे गरीब या अनजान लोगों का जिन्हें खुद पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर कहीं कोई कंपनी और फर्म्स खड़ी कर दी हैं, कागजों पर सिर्फ। अब इसी चुराए हुए आइडेंटिटी प्रूफ के दम पर अब कंपनीज रजिस्टर की जाने लगी। पिछले 3 सालों में ऐसी कुल 11,193 फर्जी रजिस्ट्रेशंस पकड़े गए, जिससे जुड़ा फ्रॉड करीब 38,134 करोड़ का बताया जा रहा है और इसमें से 177 लोग गिरफ्तार किए गए। वहीं 13 मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं। यानी लगभग कुल मिला दिया जाए तो 1.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 3 साल में सिर्फ कागज के कुछ फर्जी टुकड़ों के दम पर किसी की जेब में जाकर चले गए। अब सवाल है कि उनका क्या जिनका आधार और पैन इसमें इस्तेमाल किया गया फर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए। सिद्धार्थ नगर के एक टीचर थे, 2 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला उनको। उनके पैन पर 2 फर्में खड़ी हुई थी, उनको पता भी नहीं था। जौनपुर में एक मजदूर के नाम पर एक महीने में 24 करोड़ से ज्यादा का कारोबार दिखाकर 4 करोड़ 42 लाख का जीएसटी उस मजदूर पर थोप दिया। मिर्जापुर के किसान को 41 करोड़ रुपए के लेन देन का नोटिस मिला, जिसमें 7 करोड़ रुपए जीएसटी जमा करने को कहा गया उनसे। और जिस एक केस की मैंने शुरू में बात की उनकी कहानी भी सुनिए। पुणे की बात थी, अक्टूबर 2024 की। डीजीजीआई की जांच पठान एंटरप्राइजेस तक पहुंची थी, एक कंपनी थी, और उसका मालिक निकला गुजरात के भावनगर का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, और उसे पता भी नहीं था कि वो मालिक है किसी कंपनी का। जब जांच और गहरी हुई तो असली मास्टरमाइंड निकला सूरत का अशरफ भाई इब्राहिम भाई कालावड़िया, जिसने 246 फर्जी फर्में खड़ी करके 5,000 से 8,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। एक बड़ा केस अप्रैल महीने का है, जहां डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने कपिल छुग नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जब वो दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। आरोप था कि इसने विपिन शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर करीब 1825 करोड़ का जीएसटी रिफंड का फ्रॉड किया। इन दोनों ने महंगे टोबैको प्रोडक्ट्स की फर्जी परचेज इनवॉइस बनाकर भारी भरकम आईटीसी खड़ी कर दी। फिर कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन से फर्जी एक्सपोर्ट दिखाकर सरकार से कैश रिफंड निकलवा लिया। जांच एजेंसीज ने इसे 22 बार समन भी भेजा, लेकिन एक बार भी ये पूछताछ के लिए नहीं आया और आखिरकार दुबई फरार हो गया। इसके बाद वापस दिल्ली आते ही इसे हिरासत में ले लिया गया। अब बात करते हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले क्या इस तरीके की चोरी होती थी? क्या जो पुराने टैक्स रूल्स थे उनमें कुछ घोटाला होता था? तो जीएसटी लागू होने से पहले भी एक क्रेडिट फ्रॉड हुआ करता था। इसका बस नाम अलग था, लेकिन तरीका वही जो जीएसटी में आज है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेटा बताता है कि 2017-18 से 18-19 के बीच 66,507 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। अब जीएसटी आने के बाद चोरी और बड़ी होने लगी है और जीएसटी ने पूरे देश को एक बाजार में बदल दिया है। कोई भी कहीं भी बैठकर फर्जी आईटीसी बना सकता है और उसे देश भर में कहीं भी पास करवा सकता है। अब सवाल है कि इतने बड़े सरकारी खजाने की लूट का असर आखिर किस पर पड़ता है? तो इसका जवाब है, इसका सीधा असर पड़ता है जनता पर। सरकार का खजाना खाली होता है तो 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो खर्च कम कर दे या फिर टैक्स पेयर से ज़्यादा पैसे वसूले, ज़्यादा टैक्स वसूले। ज़्यादातर मामलों में सरकार दूसरा रास्ता चुनती है। अब जीएसटी रेट बढ़ता है तो उसका बोझ सीधा आम आदमी पर पड़ता है, मिडिल क्लास की जेब पर पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो पड़ता है सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर।
तीसरा असर छोटे छोटे कारोबारियों और ईमानदार व्यापारियों पर पड़ता है। तो जब सरकार खुद संसद में मान रही है कि पिछले 30 साल में हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही गया है, तो क्या ये सच में टेक्नोलॉजी की जीत मान ली जाए, या फिर ये इस बात का सबूत है कि फ्रॉड करने वालों के तरीके सरकार की पकड़ से हमेशा एक कदम आगे ही चलते रहे और सरकार इस पर कुछ करना भी नहीं चाहती थी? क्या ऐसा ही था? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।